असल दोस्तों कुंभ में आए एक पिता अपने बेटे को फोन करता है और रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहीं खो गई है। मैं काफी देर से उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। पिता की रोती हुई आवाज सुनकर बच्चा कहता है कि पिताजी आप परेशान ना होइए, माँ मिल जाएगी। और कहता है कि आप धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूँ माँ को ढूंढने। उसके बाद वो बेटा उनका अपने छोटे भाई को फोन करता है, अपने मामा को फोन करता है और वो लोग दिल्ली से प्रयागराज आ जाते हैं। उसके बाद अपनी माँ की फोटो लेके हर गली मोहल्ले, हर चौराहे और हर जगह, हर थाने में खोजबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत मकसद करने के बाद उनकी माँ तो मिलती है, लेकिन वो जिस अवस्था में मिलती है, कोई उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। दरअसल उसकी माँ का कत्ल हो चुका था और जब कत्ल के पीछे पुलिस जो है तार खोलना स्टार्ट करती है, तो जो नाम सामने आता है, वो सबको आश्चर्यचकित कर देता है कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार हिमांशु। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, ये दिल्ली का एक जगह है जिसका नाम है त्रिलोकपुरी, और वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था अशोक। उनकी धर्म पत्नी है मीनाक्षी। अशोक दरअसल डीएमसी में एक लेबर मजदूर है, वहाँ काम करता है। मीनाक्षी जो है वो कुंभ मेले में आना चाहती थी। अशोक से कहती है कि क्यों ना हम चल के महाकुंभ में स्नान कराते हैं। और उसके बाद अशोक जो है अपनी छुट्टी लेता है और उसके बाद 17 फरवरी 2025 को वो लोग कुंभ के लिए रवाना हो जाते हैं। मतलब दिल्ली से प्रयागराज के लिए लोग रवाना हो जाते हैं। 18 तारीख को वो लोग प्रयागराज पहुँचते हैं। उसके बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दरअसल वो रास्ते में चलते रहते हैं, तभी एक भीड़ आती है और उस भीड़ में मीनाक्षी का हाथ अशोक से छूट जाता है। और उसके बाद जो है अशोक बहुत खोजता है, बहुत जाके पुलिस वालों से बात करता है, खोया पाया केंद्र जाता है, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मिलती है। थक हार कर वो अपने बेटे को, जो कि दिल्ली में रहता था, अपने बेटे अश्वनी को फ़ोन करता है और रोने लगता है। कहता है बेटा तुम्हारी माँ कहीं खो गई है, मैंने उसको हर जगह ढूँढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही है। जब अश्वनी अपने पिता की रोती हुई आवाज़ सुनता है तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था दिल्ली बैठकर। तो उसने पिताजी को कहा कि आप धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूँ, उसके माँ को हम लोग ढूँढ लेंगे, आप परेशान मत होइए। उसके बाद अश्वनी अपने छोटे भाई आदर्श को फ़ोन करता है, उसके बाद अपने मामा प्रवेश को फ़ोन करता है और ये तीनों लोग प्रयागराज के लिए गाड़ी पकड़ते हैं और 19 तारीख को ये लोग प्रयागराज पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये लोग जब प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं तो वहाँ पर अपनी माँ की फ़ोटो लेके हर तरफ ढूँढ रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, कोई भी मेरी माँ को देखा है क्या? ये लोग मेला भी पहुँचते हैं, मेला में खोया पाया केंद्र जाते हैं। उसके बाद हर गली चौराहे मोहल्ले में ये लोग पूरे इलाहाबाद के देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये पहुँचते हैं गारागंज थाना क्षेत्र में, वहाँ पे जाते हैं और अपनी माँ की तस्वीर दिखाते हैं और वहाँ के थाना प्रभारी से कहते हैं मेरी माँ खो गई है, 18 तारीख को वो कुंभ में स्नान करने के लिए आई थी, आप कहीं इसको देखे हो क्या? तो वो तस्वीर को देखकर उस थानेदार के दिल में एक बात गूंज रही थी कि आप लोगों को जाके एक बार झूसी थाने में इस तस्वीर को दिखाना चाहिए, वहाँ आपको जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। और जैसे ही ये बात उनको वो थानेदार बताता है, अब वो इतने उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। अब जैसे ही वो ये चीज़ बताते हैं, वो तुरंत झूसी के थाना क्षेत्र में आते हैं, झूसी के थाने में जाते हैं और अपनी माँ की तस्वीर दिखाते हैं। और जैसे ही वो तस्वीर थानेदार वानी वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, वहाँ के जो थाना प्रभारी थे, उनको दिखाते हैं और वैसे ही जो एसएचओ है झूसी थाना के, उनके मन में एक कहानी गूँजने लगती है। दरअसल दोस्तों 21 फरवरी की बात है, आज़ाद नगर, और वहाँ पे एक जो है एक बस्ती है और उस बस्ती में एक लॉज है और उस लॉज में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। और सुबह-सुबह जब वो 6 बजे उठ के टॉयलेट जाता है, बाथरूम जाता है, तो उसको एक महिला का शव मिलता है। उसके बाद उस जो बिल्डिंग है उसमें एक पुलिस वाला भी रहता है। उसके बाद जब पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस उस महिला की जाँच पड़ताल करती है तो उसको कोई उसके बारे में सबूत पता नहीं चलता है। उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता है कि उस महिला का जो है कत्ल एक धारदार हथियार से कर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों जब उसके घर परिवार वालों को कोई चीज़ पता नहीं चल रही थी तो उसको 72 घंटे के लिए उस बॉडी को रख दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई अज्ञात लाश मिलती है या अज्ञात व्यक्ति मृत मिलता है तो उसको 72 घंटे तक वेट किया जाता है। अगर 72 घंटे के अंदर उसका कोई परिवार का या कोई जानने पहचानने वाला नहीं मिलता है तो पुलिस उसे अपने कस्टडी में लेकर और अपने तरीके से या किसी सामाजिक संस्था के तरीके से उसका समाधान कर देती है। लेकिन 72 घंटे नहीं हुए थे तभी वो लोग अपनी माँ को ढूंढते हुए पहुंच आ जाते हैं। अब एसएचओ के दिमाग में ये बात चलने लगी, कहीं वो मृत महिला कहीं इनकी यही माँ तो नहीं है। दरअसल उसके बाद एसएचओ कहता है एक कांस्टेबल को कि इनको पोस्टमार्टम हाउस लेके जाओ, वहाँ पे एक मृत बॉडी है, आप जाके देखो कहीं वो आपकी माँ तो नहीं। और जैसे ही ये लोग पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचते हैं, सबसे पहले माँ के कपड़े देखते हैं और जैसे ही ये माँ के कपड़े देखते हैं, बच्चे और उसके मामा वो पागल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि जो माँ ने साड़ी पहन रखी थी वो तो उन्होंने देख रखी थी। माँ उसे विशेष अवसरों पे पहना करती थी और वो उसके हाथ पैर सबसे वाकिफ थे और जैसे ही देखते हैं सब रोने लगते हैं।
उसके बाद पुलिस उन बच्चों को ये सांत्वना देती है कि आप परेशान मत होइए, जो भी आपकी माँ का कातिल है उसको हम जल्दी ही ढूँढ लेंगे। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से खोज-पड़ताल करना स्टार्ट करती है। दरअसल जहाँ उस महिला का शरीर मृत पाया गया जिस कॉलोनी में, जो कि आज़ाद नगर कॉलोनी का इलाका जो था, वहाँ पे जब सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति उस महिला के साथ उस लॉज में आता है, और जब उस महिला के साथ जो व्यक्ति है उसके बारे में पूछा जाता है, उन बच्चों को दिखाया जाता है, तो वो कहते हैं ये तो मेरे पिता हैं। और उस सीसीटीवी कैमरे में जब दोनों उस लॉज में जाते हैं, दरअसल उसी दौरान जब ये मेला क्षेत्र में घूम रहे थे तो इनको ठहरने के लिए कमरा चाहिए था, तो उन्हीं राहगीर में इन्हें एक मोहन नाम का व्यक्ति मिलता है, जिससे ये कहते हैं कि क्या आप मुझे कमरा दिला सकते हो? हम गरीब इंसान हैं, हम आए हैं दिल्ली से, हम आज रुकेंगे, उसके बाद चले जाएँगे हम अपने घर वापस, तो हमें ठहरने के लिए 2-4 घंटे के लिए कोई कमरा दिला दीजिए। तो वो व्यक्ति यहाँ पे लाता है, इनको कमरा दिलाता है। दरअसल कमरा दिलाते वक़्त इनसे आईडी की माँग की जाती है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें 2-4 घंटे रहना ही है, तो आप इसके लिए हमसे आईडी क्यों लेते हो? और हम बहुत गरीब इंसान हैं। और जब इनसे इनका मोबाइल नंबर पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद इनको कमरा दे दिया जाता है, ये रहने लगते हैं। अब इस पूरी घटना के बाद पुलिस को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उसके पति यानी जो अशोक है, कुछ न कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। उसके बाद अशोक को बुलाया जाता है, अशोक से पूछताछ की जाती है, और पुलिस अपने जादुई अंदाज में जब पुलिस अपना पूछताछ करती है तो बहुत देर तक अशोक चीज़ों को रोक नहीं पाता और बाद में बताने लगता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपनी वाइफ़ का कत्ल किया है। और इसके पीछे की गुत्थी जब सुलझाई जाती है कि आखिर तुमने अपनी वाइफ़ का कत्ल क्यों किया, तो वो एक बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ बताता है। दरअसल दोस्तों जो अशोक है वो उसका किसी महिला के साथ दिल्ली में ही अफ़ेयर होता है, और ये बात उसकी पत्नी यानी मीनाक्षी को पता चल जाती है, जिसके कारण इनकी पर डे लड़ाई झगड़ा होता था। मीनाक्षी रोक-टोक करती थी कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे, लेकिन जो ये अशोक था वो कहता था मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। और जब मीनाक्षी ये बात कहती है कि चलो प्रयागराज चलते हैं स्नान करने के लिए, तो कहीं न कहीं अशोक के दिमाग में ये गूँज रहा था कि उस महिला के साथ रहने के लिए मुझे मीनाक्षी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसी चीज़ के लिए उसने ये चीज़ अवसर समझा, प्रयागराज आने का अवसर मान के वो आया प्रयागराज और अपनी वाइफ़ को कत्ल कर दिया। लेकिन वही बात है ना कि भाई आप कितना भी अपनी चीज़ों को छुपाओ, पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप उसके शिकंजे में ज़रूर आ जाओगे। और जैसे ही ये बच्चों को पता चलती है, बच्चे शॉक हो जाते हैं कि उनके पिता ही ने उनके माँ का कत्ल कर दिया, और कत्ल की वजह सिर्फ दूसरी औरत थी। दोस्तों इस घटना का सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको परिचित कराना है कि आप अपने और अपने लोगों की सुरक्षा कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।